नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया के बारे में और देखेंगे, और यूपी के भी आंकड़े हम साथ में देख लेंगे कि आखिर इंडिया के कौन कौन से आंकड़े फॉरेस्ट रिपोर्ट के हमें याद रखने हैं और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, कहाँ पर इस तरीके के जो आंकड़े आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप जो आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको ग्रीन कलर के एरिया दिख रहे हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा वन वगैरह पाए जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। बाकी मैंने भारत के वन में इनके बारे में बताया कि आखिर ये वनों में कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में मैंने बताया है। तो जो ये वीडियो है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर है। हम देखेंगे कि भारत में कितने % वनों की वृद्धि हुई है, कौन कौन से आंकड़े हैं, राज्य स्तर पर देखेंगे, कमी कहाँ पर हुई, ये सब बारे में हम देखेंगे। और ये जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक कवर पेज है जिसके जो आई हुई रिपोर्ट है। आइए देखते हैं भारत के संदर्भ में आंकड़े क्या कहते हैं। तो अगर देखेंगे तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की ये 17वीं रिपोर्ट है, 17 नंबर की रिपोर्ट है। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित हुई थी। ये आप याद रखिएगा, आंकड़े के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वनावरण की मैपिंग के हेतु इसमें देखेंगे तो जो सैटेलाइट का यूज़ किया गया, रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है। ये आप पिछली बार भी था, आप जानते ही हैं। वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल अगर जो देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रख सकते हैं, वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। इसमें प्रश्न दरअसल इस तरीके से आते हैं कि भारत में कुल वनावरण वृक्षावरण कितना है, यह प्रश्न आ सकता है। कौन से सैटेलाइट का यूज़ किया गया है, ये आ सकता है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 17वीं है, ये आप आ सकता है। और पहली बार 1987 में जो प्रकाशित हुई, इस पे प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो वनावरण और वृक्षावरण मैंने बताया था, तो इसको अलग अलग अगर जो हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, वनावरण वैसे भी ज़्यादा ही होता है, तो वनावरण में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण की बात करेंगे तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जब देखेंगे तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 21.71%, और यह आएगा 2.91% आ जाएगा। तो वनावरण आप याद रखें, वृक्षावरण भी याद रखें, यही आंकड़े हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। खास करके आप ये वाला आंकड़ा आप जरूर याद रखिएगा, 21.71% और 2.91%, ये आ सकते हैं इनसे प्रश्न। अब इनमें कभी कदार जैसे पूरा आंकड़ा दे दिया जाएगा तो ये 71,000 भी आप याद रख सकते हैं, 7,95,000 भी। वैसे मुख्य रूप से आपको 21.74 और इससे पहले जो मैंने बताया था वो आता है आंकड़ा। अब पिछले वर्ष की अपेक्षा में इसमें वृद्धि कितनी हुई है, इससे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर वृद्धि कितनी दर्ज की गई है। तो अगर जो बात करेंगे 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि अब रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी होती है, 2 वर्ष में, तो ये 2019 की रिपोर्ट से जब तुलना करेंगे तो हमें वृद्धि देखने को मिलेगी 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और किसमें, वनावरण में। और वृक्षावरण में अगर जो वृद्धि की बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर हुई है। लेकिन जब ओवरऑल वृद्धि की बात की जाएगी तो दोनों आंकड़ों को जोड़ दीजिए, 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो ये भी एक आंकड़ा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से जो आंकड़ा आता है कितनी कुल वृद्धि हुई है, यही पूछा था, तो 2261 आप याद रख सकते हैं। बाकी अब इनको आंकड़ों को नोट कर लीजिए, हो सकता है इसे प्रश्न आ ही जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नए तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं। तो सर्वाधिक वनों में 2 तरीके से प्रश्न आते हैं, एक आता है प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन, दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन। अगर जो प्रतिशतता के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ, लक्षद्वीप में, 90.33% है, याद रखिएगा, 90.33%। उसके बाद में देखेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, 84.53%। अब इसमें प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं। अगर जो ओवरऑल आंकड़ा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ, तो लक्षद्वीप में आप बताएंगे। लेकिन अगर जो सिर्फ राज्य का जिक्र कर दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं किया जाएगा, तो मिजोरम पहले नंबर पर हो जाएगा। अब इसके बाद मिजोरम के बाद आएगा अंडमान निकोबार, 81.75%, और अरुणाचल प्रदेश में 79.73%, 79.33%। अब ये तो हो गई प्रतिशतता के आधार पर। लेकिन जब क्षेत्रफल की, अब देखिए, मान लीजिए इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बना जाए, अब दोनों में अंतर क्या है, मान लीजिए एक कोई राज्य ये है, एक कोई राज्य ये है। इसमें अगर जो वन है तो इसके प्रतिशत के हिसाब से मान लीजिए इसमें 90% वन है, ये वाला एरिया, इसके एरिया पे 90% वन है, बाकी 10% खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो मान लीजिए 50% पे वन है, लेकिन इसका 50% का एरिया अगर जो ओवरऑल क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये मान लीजिए ज़्यादा होगा
और उसकी तुलना में ये कम होगा, क्योंकि ये राज्य छोटा है, लेकिन परसेंटेज राज्य के हिसाब से निकाला जाता है, तो इसलिए उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन एरिया वाइज देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना जानना है कि सब सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, 77,493 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 55,717 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तो इन सभी आंकड़ों को याद करिएगा। लक्षद्वीप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद मिजोरम है, और इसके बाद में इधर मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी होता है क्या है कि पहले नंबर का जो ऑप्शन होता है इसको हटा दिया जाता है और आपसे अरुणाचल प्रदेश पूछ लिया जाता है, आपके दिमाग में मध्य प्रदेश रहता है, बस वहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूनतम वन, बात करेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो न्यूनतम वन जो आप देखने को मिलेगा वो हरियाणा में पाए जाते हैं 1603 वर्ग किलोमीटर, और पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर। पंजाब में फिर सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेंगे कि अगर जो पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार देखा जाए तो सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इससे प्रश्न आ ही जाए, इसलिए आप याद रखिएगा सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वन क्षेत्रफल में तो आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे पर तेलंगाना है, याद रखिएगा, और सबसे कम वन हरियाणा में। अब इस रिपोर्ट में बात क्या किया गया है कि इस रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों या शेर संरक्षण क्षेत्रों के वन आवरण के आंकलन को भी जोड़ा गया है। मतलब इस रिपोर्ट में एक नई बात कही गई है कि जो टाइगर रिजर्व वगैरह होते हैं या जो शेर के संरक्षण के, गिर का जो सिंह संरक्षण क्षेत्र जो होता है, गिर का वन हो जाए, इन क्षेत्रों में भी वनों का आंकलन किया गया और देखा गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें एक नाम निकल कर आता है, आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व जो है उसमें 97% जो है वो वनावरण पाया जा रहा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व, जिसमें क्या है 97% आवरण पाया जा रहा है। ये इससे प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ही लिया जाए, तो पक्के टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा। अब और हम जब आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, इसके बाद हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो कुल कार्बन स्टॉक की जब बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। अब ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इस पर जैसे कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ पौधे लगे होते हैं, और हमारे वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल में देखिए जो गैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मुक्त होती है, और जो पेड़ों में जो कार्बन जमा होता है, क्योंकि पेड़ों में भी आप जान रहे हैं कार्बन होता ही है, कार्बन जो पेड़ों में जमा होता है वो कोयले के रूप में आप कह सकते हैं एक तरीके से, पेड़ों में जो कोयले के रूप में भी हो सकता है, और आप देखेंगे जो खनिज तेल होते हैं उन रूप में जब देखेंगे तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कार्बन जमा होता है, और पेड़ों में भी कार्बन होता है। तो जो ये कार्बन जो स्टॉक होता है, कुल कार्बन स्टॉक जो बताया गया है वो भारत में पेड़ों में वगैरह में जो जमा होता है, और बाकी खनिज तेलों के रूप में जो जमा है, ओवरऑल जब हम देखेंगे लकड़ी के रूप में, सब तरीके से मिला लीजिए, इन्वायरमेंट से हटा दीजिए, जो इन्वायरमेंट का है उनको हटा दीजिए, तो उसका जो स्टॉक निकल कर आता है वो 7,204 मिलियन टन है। अब यही स्टॉक मान लीजिए पेड़ पौधे हैं या मान लीजिए जो खनिज तेल वगैरह हैं, इनको जला दीजिए, तो जो इनका कार्बन होता है वो निकल करके कहाँ जाता है, हमारे वायुमंडल में चला जाता है, और वो कार्बन क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है। आप जान रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो आप जान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अवशोषित करके पेड़ों में जमा हो जाती है, तो जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, तो इस तरीके से कह सकते हैं वो जो कमी होती है वो कार्बन स्टॉक के रूप में पेड़ों में जमा हो जाती है। तो इसका अगर जो देखेंगे तो 7,204 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है, जो पिछली बार की तुलना से 79.4 मिलियन टन जो है वो अधिक है, वृद्धि हुई है। अभी से पहले मैंने बताया था कि वन क्षेत्रफल में आप अब देखेंगे तो वृद्धि कहाँ हुई थी, तो वृद्धि के तौर पे तो मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में हुई थी। लेकिन अगर जो बात किया जाए कि वन क्षेत्रफल में कमी कहाँ दर्ज की गई है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई 257 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। वन क्षेत्रफल में गिरावट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, और मणिपुर में देखेंगे तो 249 है। 249 कहाँ है? मणिपुर में है। 257 कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, उधर की तरफ जो मैंने पहले बताया था तो उसमें ये आंध्र प्रदेश याद रखिएगा।
इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए इस तरीके से अभी आएगा मैनग्रोव स्टॉक के बारे में, मैनग्रोव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये आप देख सकते हैं मैनग्रोव का पौधा है, आपको दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं मैनग्रोव। ये जो खारे पानी में देखें तो इनकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं और खारे पानी में काफ़ी तेज़ी से ये उगते हैं। और इनमें जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जड़ें वगैरह आप देखें तो ऊपर की ओर आपको देखने को निकलती हुई मिलेंगी और एक खारे पानी में उगते हैं। इनमें वायवीय जड़ें वगैरह भी पाई जाती हैं जो आसानी से वायुमंडल से पानी वगैरह खींच लेते हैं, क्योंकि नीचे से जो खींचेंगे तो खारा पानी है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और इनके वन भी वगैरह भी होते हैं। अब ये देखिए और भी मैं बता दूं कि मैनग्रोव की खासियत क्या है। तो मैनग्रोव के जो पेड़ होता है, पेड़ में जब आप देखेंगे तो इनके जो फूल वगैरह आते हैं, फूल में जो बीज वगैरह आते हैं, तो बीजों में ही आप देखें तो पेड़ों में ही अंकुरण हो जाता है, आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए इनके बीजों में ही अंकुरण आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखिए बीज जो है पेड़ पर ही लगा हुआ है, पेड़ पर लगने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें से एक नया पौधा निकल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप इसका भी देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं। और जो मैनग्रोव है इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो इन्वायरमेंट के अंदर बना रखा है, मैनग्रोव वेजिटेशन के ऊपर, आप लोग उसको जा करके देखिएगा। मैनग्रोव वनस्पतियाँ जो हैं उसमें मैंने और भी चीज़ें बताई हैं कि आखिर कह सकते हैं एक तरीके से बाढ़ के कह सकते हैं निजात दिलाते हैं और जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनमें देखेंगे तो बहुत से जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। यहाँ पे बहुत से जीव अपना आश्रय लेते हैं और बहुत सारी तटों के कटाव को कम करते हैं। कई सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो मैनग्रोव में देखें तो बहुत से जीवों का आश्रय स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं। बाकी आप देख रहे हैं इसका मैंने बीज वगैरह आप देख रहे हैं। बाकी इनमें देखें तो ये रॉयल बंगाल टाइगर आप देख रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी मैनग्रोव के सुंदरवन जो भारत में जो देख रहे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये आप देख रहे हैं ये खारे पानी का क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ आपको देखने को मिल रहा है, ये भी वहीं पर पाया जाता है। काफ़ी लंबे होते हैं, आप ये देख सकते हैं, फिगर में आपको दिख रहा है ये। और बाकी ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ये भी आप जान रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि मैनग्रोव के संबंधित आंकड़े भी आते हैं कि मैनग्रोव की क्या स्थिति है। तो मैनग्रोव की वनस्पतियों की बात करेंगे तो 4992 वर्ग किलोमीटर में ये पाए जाते हैं, जिनमें वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है। ये आ सकता है कि मैनग्रोव में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है और मतलब कितनी दर्ज की गई है, आप याद रखिएगा 17 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें अब देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ पर दर्ज की गई है, मतलब कहाँ पर सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं 2113 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी आंकड़े हैं, इनको आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में 616, गुजरात में 1175, पश्चिम बंगाल में 2113। लेकिन इनके ओवरऑल देखेंगे तो अब हमें आंकड़े में जब देखेंगे तो एक चीज़ और समझ में आएगी कि आखिर कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा। तो जिला जो देखेंगे तो दक्षिण 24 परगना है, वेस्ट बंगाल का दक्षिण 24 परगना, जिसमें 2083 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात का कच्छ आता है 798 वर्ग किलोमीटर, इसको आप याद रख सकते हैं। तो मैनग्रोव वनस्पति संबंधित इतने आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा। अब आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का ये मैप, आप दो मैप देख रहे हैं, एक जो कह सकते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये वाला मैप जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का ही मैप जारी किया गया। इसमें आप देखिए तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है वन है, और हल्का फुल्का ललितपुर का क्षेत्र, दक्षिणी का क्षेत्र बिल्कुल हल्का सा, और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल तराई के बेल्ट में भी आपको वन वगैरह देखने को मिलते हैं। उत्तर के जितने ज़िले हैं, चाहे आप यहाँ पर आप सहारनपुर ले लीजिए, सहारनपुर का बिजनौर ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद आप देखेंगे बहराइच हो गया, श्रावस्ती, बलरामपुर का सिद्धार्थनगर और महाराजगंज वगैरह, इन सब जगहों पर थोड़े थोड़े वन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अब लेकिन इसे समझो आंकड़े, इधर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में आप जिलों को समझ सकते हैं। आप ये वाले जिले आप देख रहे हैं, ये वाले, ये वैसे हो गए, बाकी यहाँ पर भी थोड़े बहुत वन पाए जाते हैं। अब इसमें आपको जानना ये है कि देखिए ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी प्रदेश है, और ये वाला जो एरिया आप दिख रहा है बुंदेलखंड का एरिया, ये वाला हो गया अवध क्षेत्र, और ये वाला हो गया पूर्वांचल का एरिया, आप जो इसे जान रहे हैं। वो आपको पूर्वांचल ये सब नहीं जानना है, मुख्य रूप से आपको जानना है कहाँ पर वन पाए जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं आखिर इससे संबंधित कौन कौन से आंकड़े हैं जिनसे प्रश्न आते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित। उत्तर प्रदेश में अगर जो ओवरऑल देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कुल वनावरण, मतलब टोटल वनावरण जो पाया जाता है वो कितना है, 14,817 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, वनावरण मिलाकर कितना है, 14,817 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आंकड़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं में हम बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो सोनभद्र है, फिर लखीमपुर है, फिर मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम भदोही है, मऊ है, मैनपुरी है। भदोही के रविदास नगर भी बोलते हैं, और बता दूं कि बॉर्डर लाइन पे ये आपको दिखेगा, ये
संत रविदास नगर, ये आप देख रहे हैं ये संत रविदास नगर है। तो इसमें देखिए अब मैंने आप फिर सोचेंगे कि आखिर मैंने इनका क्षेत्रफल नहीं बताया। सोनभद्र लखीमपुर का क्षेत्रफल कब पूछा जाएगा? ये तो पूछा नहीं जाता कि कितना सोनभद्र में वनावरण है, पर एरिया बताइए, ये सब नहीं आता है। लेकिन अभी हम जब परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं परसेंटेज की बात करेंगे कि आखिर प्रतिशत की दृष्टि से वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन 35.29%, चंदौली में 21.78%, चित्रकूट में 19.64%। अब सबसे कम की बात करेंगे तो संत रविदास नगर भदोही में 0.37%, देवरिया में 0.60%, मैनपुरी में 0.49%। मैनपुरी इसमें देखेंगे सबसे कम प्रतिशतता के आधार पर आएगा या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से संत रविदास नगर, और सर्वाधिक की बात आएगी तो सोनभद्र हो जाएगा। दोनों तरीके से, क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी, दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा। तो ये रहा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है। सभी आंकड़े इसमें दिए गए हैं, आप लोग इन आंकड़ों को एनालिसिस कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी मैनग्रोव वनस्पतियाँ वगैरह मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उनको आप देख लीजिए। और आप चाहें तो 2019 की रिपोर्ट से मैच भी करा सकते हैं कि कौन से आंकड़े बढ़े। हालांकि 19 तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो मैंने आंकड़े दिए हैं इनको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। तो ये रही वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।